दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेजुबान इश्क का 17वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अंजलि को इतने गुस्से में देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफ़ी हैरान थे। अंजलि ने दरवाजे पर ही उन सबकी बातें सुन ली थी। उन दो बच्चों के पेरेंट्स शूद्र को उनके बच्चों के हॉस्पिटल बिल पे करने को बोल रहे थे। साथ ही उससे आयुष के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। शूद्र चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। पहली वजह तो ये थी कि वो उन लोगों से ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहता था, और दूसरी वजह ये थी कि आज उसी के बेटे की गलती थी। आप लोगों के बच्चों के हॉस्पिटल बिल तो हम भर देंगे क्योंकि हमारे बेटे ने इन बच्चों पे हाथ उठाया है, लेकिन गलती सिर्फ मेरे बेटे की नहीं थी, इसलिए आपको भी मेरे बेटे से माफ़ी मांगनी होगी। अंजलि ने गुस्से से उन बच्चों के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप मजाक कर रही हैं? एक तो आपके बेटे ने हमारे बच्चों को पीटा और आप चाहती हैं कि अब हमारे बच्चे माफ़ी मांगे। भला किस लिए? उससे मार खाने के लिए? माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए। हमारे बच्चों की क्या गलती है? एक बच्चे की मॉम ने अंजलि की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। अंजलि तब से वहाँ चुपचाप खड़ी थी, तो उन लोगों को लग रहा था कि अंजलि काफ़ी शांत किस्म की लड़की थी, इसलिए उस औरत ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दी थी। हाँ, भला हमारे बच्चे माफ़ी क्यों मांगेंगे? गलती तो आपके बेटे की ही थी ना। दूसरे बच्चे के पेरेंट्स ने भी अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बेटे की गलती नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके बच्चों ने गलती नहीं की। क्या आपने इन दोनों से पूछा कि इन दोनों ने उससे मारा क्यों? क्योंकि बेवजह तो कोई किसी पे हाथ नहीं उठाता। मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरे बेटे को कोई शौक नहीं लोगों से झगड़ने का, और उनसे पहले लड़ाई की शुरुआत नहीं की थी। तो जरा अपने बच्चों से पूछिए कि इन्होंने क्या बोला था उससे। अंजलि ने थोड़ा सख्ती से उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, आप हमारे बच्चों को डरा क्यों रही हैं? ऐसे चिल्लाकर बोलने से आप अपने बेटे की गलती को छुपा नहीं सकती। हमारे बच्चे में कुछ नहीं किया है। एक बच्चे की मॉम ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, क्योंकि अंजलि के गुस्से से वो समझ गई थी कि उसे गुस्सा दिखाना ठीक नहीं था। तो ठीक है, फिर मैं ही बता देती हूँ कि आपके बेटों की क्या गलती थी। इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने आयुष से नहीं कहा था कि वो एक लावारिस बच्चा है, उसे रोड से उठाकर लाया गया है, वो बिना माँ का एक बेटा है। अंजलि ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि की बात सुनकर पूरे ऑफिस में एकदम से सन्नाटा सा छा गया था। बाकी सब तो हैरान थे, लेकिन इस बात से सबसे ज़्यादा किसी को फर्क पड़ रहा था तो वो शूद्र था, जिसके दिल में एक दर्द की लहर सी दौड़ गई थी। अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं बोला है तो बस ना मैं गर्दन हिला दो, और अगर तुमने ऐसा बोला है तो चुपचाप खड़े रहो, और ध्यान रखना बच्चे झूठ बोलते अच्छे नहीं लगते। अंजलि ने उन दो लड़कों की तरफ घूरते हुए कहा। उन दोनों लड़कों ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़े रहे, जिससे साबित हो गया कि उन दोनों ने वो बातें आयुष से कही थी। अब तो उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स को भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि ऐसे शब्द किसी को भी कभी नहीं कहने चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। कुछ देर पहले तक तो वो लोग शूद्र की परवरिश पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस वक्त उनकी खुद की परवरिश पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग चुका था। दोनों बच्चों के पेरेंट्स जो बहुत देर से बस आयुष के खिलाफ गलत सलत बोले जा रहे थे, अचानक से ही चुप हो गए, क्योंकि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था।
यहाँ पर सच में उनके बच्चों ने गलती की थी। मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने आपको बेटों पर हाथ उठाया, उन्हें चोट पहुँचाई, लेकिन आपके बेटों ने भी मेरे बेटे के दिल की चोट पहुँचाई है। बताइए, इससे उस बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? मेरा बेटा लावारिस नहीं है, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। किसी की माँ होने का मतलब ये नहीं होता कि वो अनाथ है। आयुष का बहुत बड़ा परिवार है जो उसे अपना जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। अंजलि ने उन दोनों लड़कों के पेरेंट्स और फिर उन लड़कों की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि जब छोटी थी तो उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। वो अच्छे से समझ रही थी कि इस वक्त आयुष के सीने में कितना दर्द हो रहा था। वो इस तरह के दर्द से गुजर चुकी थी, तो वो कैसे आयुष के साथ ये नाइंसाफ़ी होने देती। वो चुप नहीं बैठ सकी। उसका गुस्सा आयुष के साथ हुए ऐसे बर्ताव के लिए भी था और कहीं ना कहीं उसकी बातों में सालों के उसके अंदर दबे जज्बात भी थे। वही आयुष जो दरवाजे पर राघव के साथ खड़ा था, अंजलि को अपनी तरफदारी करते देख उसकी बातों को सुनकर रो पड़ा। आयुष की सिसकियाँ की आवाज़ ने वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आयुष का चेहरा जो पहले एरोगेंसिया से भरा हुआ था, इस वक्त काफ़ी मासूम लग रहा था। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसके उस मासूम चेहरे को देखकर वहाँ मौजूद सभी बड़े समझ गए थे कि उसके साथ बहुत गलत हुआ था। अंजलि दरवाजे के पास गई और आयुष का नन्हा सा हाथ अपने हाथों में थामकर उसे अंदर ऑफिस में ले आई और उन दोनों लड़कों की तरफ देखकर बोली, तुम दोनों तो पहले मेरे बेटे से माफ़ी मांगो। तुमने जो बातें इससे कही है वो कभी किसी को किसी से नहीं कहनी चाहिए। अंजलि की बात सुनकर अभी भी वो दो लड़के सर झुकाए खड़े थे। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए थे, क्योंकि पहले तो सुद्र और फिर अंजलि ने गुस्से से उन दो बच्चों को काफ़ी डरा दिया था। जाने दीजिए ना मैडम, ये दोनों अभी छोटे हैं, उनकी गलती माफ़ कर दीजिए और बात को यही ख़त्म कर दीजिए। अगर आप लोग इनका मेडिकल बिल भी पे नहीं करेंगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि गलती उनकी भी थी। एक बच्चे की माँ ने बात को ठंडा करने के लिए अंजलि की तरफ देखकर कहा, बात ऐसे ही ख़त्म नहीं होगी। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या चुप खड़ी रहती? नहीं ना, क्योंकि आप भी एक माँ हैं। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक हम दूसरों को दर्द नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी इस बच्चे का चेहरा देखिए और इसकी उम्र भी कितना छोटा है। ये अभी सोचिए अपनी माँ के बिना ये कैसा महसूस करता होगा। इस वक्त इसे अपनी माँ की ज़रूरत है, पर बाहर के बेवकूफ़ लोग अगर इसे इस तरह परेशान करेंगे तो इस बच्चे के दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा। आपके बच्चों के सिर्फ शरीर पर चोट लगी है, लेकिन उस चोट का क्या जो आपके बच्चों ने मेरे बेटे के दिल पर दी है। दिल पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। क्या आप ये बात नहीं समझते? अंजलि ने उस बच्चे की माँ की तरफ देखते हुए कहा, जिसने अभी बात को खत्म करने के लिए बोला था। ठीक है, हम आपकी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन आप बात तो बढ़ावा मत दीजिए और बस इसे यही ख़त्म कर दीजिए। दूसरे बच्चे के पेरेंट्स ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, मैं बात को बढ़ावा नहीं दे रही, बस आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर आप इस वक्त अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, उन्हें एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाएंगे, तो बड़े होकर वो बदतमीज बन जाएंगे। इस उम्र में बच्चों में लड़ाई होना आम बात है, लेकिन इस उम्र में किसी का दिल दुखाना क्या ये सही है? अंजलि ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा। वही उसके पीछे खड़ा सुद्र अंजलि
का ये रूप देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सुकून था कि उसके बेटे को भी प्रोटेक्ट करने वाली, उसे समझने वाली कोई आ गई थी। इस वक्त शूद्र के दिल में काफ़ी सारे जज्बात उमड़ रहे थे। अंजलि की बातों को सुनकर इस वक्त उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और साथ ही इस वक्त वहाँ मौजूद इंचार्ज भी अंजलि की बातों में सहमत था। इसलिए अब उन दो बच्चों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, तो उन्होंने रोते रोते ही आयुष से माफ़ी मांगी। उन दो बच्चों को माफ़ी मांगते देख आयुष भी मासूम से चेहरे के साथ कहा, आई एम सॉरी टू, मेरी वजह से तुम लोगों को चोट आ गई। आयुष की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। शूद्र ने भी कभी आयुष को डांटा करने के बाद माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा था। वो भी आयुष के अंदर आए इस बदलाव को देखकर काफ़ी हैरान हो गया था। वहाँ मौजूद उन दो बच्चों के पेरेंट्स आयुष को देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस बच्चे ने अपने साथ गलत करने वालों से भी माफ़ी मांगी थी। लेकिन अंजलि के दिल में एक सुकून था। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरे बेटे के संस्कारों में कोई कमी नहीं है। उसके साथ इतना बुरा किया आपके बच्चों ने, उसके दिल को ठेस पहुंचाई, लेकिन फिर भी उसने इन लोगों से माफ़ी मांगकर अपने संस्कारों का सबूत दे दिया और यही इसके संस्कारों की जीत और आपके संस्कारों पर एक सवाल है। अंजलि ने उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि की इस बात ने तो उन लोगों को और भी ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया था। वो लोग अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें जल्दी से ऑफिस से लेकर चले गए। अब बस ठीक है, क्या तुम्हें अभी भी गुस्सा आ रहा है? अंजलि ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए आयुष के आंसू पोंछते हुए उससे पूछा। आयुष ने एक स्माइल के साथ ना में सर हिला दिया और अंजलि के गले से लग गया। अंजलि ने अपनी नज़रें उठाकर शूद्र की तरफ देखा, जो इस वक्त काफ़ी बुरा महसूस कर रहा था। उसने अपनी नज़रें झुका ली। अंजलि ने फिर आयुष को अपनी गोद में उठा लिया और वो सभी लोग प्ले स्कूल से बाहर आ गए। डैड, आपने कहा था कि आप मुझे मेरा फेवरेट चॉकलेट केक खिलाओगे। क्या आप मुझसे गुस्सा हो? मैंने लड़ाई की तो क्या मुझे वो केक नहीं मिलेगा? आयुष ने अंजलि की गोद में होते हुए शूद्र की तरफ देखते हुए पूछा। आयुष के उस चेहरे को देखकर शूद्र के दिल में एक दर्द सा उठ रहा था। उसने अंजलि के हाथों से आयुष को ले लिया और अपने गले से लगा लिया। नहीं बेटा, डैड तुमसे नाराज़ नहीं हैं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा चॉकलेट केक लेकर देता हूँ। शूद्र ने आयुष के गाल पर किस करते हुए कहा। शूद्र की आंखें इस वक्त थोड़ी सी लाल हो गई थी। उसे भी अपनी गलती का एहसास था। वो हमेशा ही अपने काम में बिजी रहा और उसने आयुष पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। आयुष के गर्म स्वभाव और जिद्दीपन को देखकर शूद्र ने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ भी लोग ऐसा गलत व्यवहार करते होंगे। उसे आज अंजलि की वजह से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने अंजलि की तरफ देखा, जो इस वक्त उन दोनों को ही देखकर स्माइल कर रही थी। शूद्र की आंखें आज अंजलि को थैंक यू बोलना चाह रही थी। कुछ देर बाद वो सभी लोग एक बेकरी में चले गए। शूद्र चुपचाप पीछे खड़ा था। अंजलि आयुष के साथ उसकी केक चूस करने में मदद कर रही थी। अंजलि और आयुष को देखकर शूद्र के दिल में एक अलग सी राहत महसूस हो रही थी। उसने एक स्माइल से कहा, आयुष को तुम्हारे जैसी माँ की ज़रूरत है। केक लेने के बाद वो सभी लोग शूद्र के विला में लौट आए। राघव उन्हें छोड़ने के बाद दरवाजे से ही वापस चला गया। अंजलि इस वक्त इस ड्रेस में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
तो वो सीधा रूम से ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई। शूद्र और आयुष इस वक्त हॉल में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तुमने पिछली बार भी लड़ाई की थी, तो क्या उस वक्त भी यही रीजन था? शूद्र ने आयुष की तरफ देखते हुए पूछा। शूद्र के पूछने पर आयुष ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। उसके नन्हे से चेहरे पर फिर से डर नजर आ रहा था। जब भी मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम मुझसे बताते क्यों नहीं हो? शूद्र ने आयुष की तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे मारोगे। आप हमेशा ही बहुत गुस्से में मुझसे पूछते हो, उसने मासूमी सी आवाज़ में शूद्र को जवाब देते हुए कहा। आयुष की बात सुनकर शूद्र फ्रीज सा हो गया था। वो फिर आयुष की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, क्या डैड ने तुम्हें आज तक कभी मारा है? आप बहुत गुस्सा करते हो तो मुझे लगता है कि आप मारोगे भी। आयुष ने अपना सर झुकाए ही शूद्र को जवाब दिया। तो फिर तुमने अपनी आंटी को कैसे बता दिया सब कुछ? जब उसने पूछा तो शूद्र ने आयुष से पूछा। वो बहुत अच्छी है, वो कभी भी मुझे डांटती नहीं है, हमेशा मुझसे प्यार से बात करती हैं और एक और बात, उनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन आपसे तो हमेशा ही सिगरेट की स्मेल आती है। आयुष ने एक मासूम सी आवाज़ में कहा। आयुष, शूद्र ने थोड़ी गुस्से भरी आवाज़ में उसका नाम लिया। देखो, आप फिर से गुस्सा कर रहे हो, आयुष ने बेचारा सा चेहरा बनाते हुए कहा। आयुष की तरफ देखते हुए शूद्र ने एक गहरी सांस ली और उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। कुछ देर तक अपनी जगह पर ही खड़े रहने के बाद आयुष धीरे धीरे शूद्र के पास आ गया। शूद्र ने आगे बढ़ाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई लड़ाई के वक्त? नहीं डैड, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने अपने आप को बड़े अच्छे से डील किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने मुझे सिखाया है। मैं तो अकेला ही उन दोनों पर भारी था, आयुष ने बड़े स्टाइल के साथ कहा, जैसे वो एक जंग जीत कर आया हो। अंजलि जो इस वक्त आईने में आगे बैठी अपना मेकअप उतार रही थी, उन दोनों की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। आप बाप बेटे चाहे दिखने में एक जैसे नहीं हो, लेकिन गुस्से में और लड़ाई में बिल्कुल एक जैसे हो, अंजलि हंसते हुए बोली। वो फिर से अपना मेकअप रिमूव करने लग गई थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो वो जिया का कॉल था। अंजलि ने जल्दी से फ़ोन उठाकर अपने कान में लगा लिया। अंजलि, तूने न्यूज़ सुनी? निखिल एक टेंडर के लिए 180 करोड़ से ज़्यादा की कीमत भरी। मुझे लगता है वो टेंडर उससे भी काफ़ी ज़्यादा कीमती थी। तुम जानती हो, टेंडर मिलने की खुशी में तो वो गिर ही पड़ा था, जिससे उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। जिया ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अंजलि को बताया। अंजलि जिया की बात सुनकर समझ गई थी कि निखिल का मुंह गिरने की वजह से नहीं, बल्कि शूद्र से मार खाने की वजह से सूजा हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स वो बाहर वालों को ये नहीं बता सकता था, तो उसने गिरने का बहाना बना दिया होगा। पता है मुझे, उस वक्त मैं वहीं पर थी, अंजलि ने जिया को बताते हुए कहा। मुझे तो लगता है उसे जरूरी ही किसी घोड़े ने लात मारी होगी, तभी उसका मुंह इतना सूजा हुआ है। तूने तो उसका वो चेहरा देखा भी होगा। मुझे तो सोचकर हंसी आ रही है, जिया फिर से हंसते हंसते बोली। खैर, मैंने उसका सूजा हुआ चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन तुझे एक बात बता रही हूँ जिसके बाद तुझे और ज़्यादा हंसी आने वाली है, अंजलि ने जिया से कहा। और वो क्या है? जिया ने बहुत एक्साइट होकर अंजलि से पूछा।
अंजलि ने जिया को सारी बात बता दी कि कैसे शूद्र ने जानबूझकर उसे टेंडर की कीमत बढ़ाई, जिस वजह से निखिल को उस 50 करोड़ के टेंडर को खरीदने के लिए 250 करोड़ देने पड़े। अंजलि की बात सुनकर तो जिया की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो तो हंसते हंसते अपनी चेयर से नीचे जमीन पर गिर गई थी। सच में यार, सुनकर मज़ा आ गया। उस घटिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सच में मैं तो शूद्र की फ़ैन हो गई। यकीन हो गया कि शूद्र ही तेरे काबिल है। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा ही ऐसे साथ रहो। चलना यार, शाम को मिलते हैं। फिर मुझे उस निखिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बताना। जिया ने ज़मीन से उठते हुए अंजलि से कहा, आज नहीं फिर कभी। आज तो मैं काफ़ी थक गई हूँ यार, और मुझे अभी आयुष के साथ रहना चाहिए। तो हम कल मिलते हैं, अंजलि ने जिया से कहा। अंजलि की बात सुनकर जिया ने भी हाँ कह दिया, क्योंकि वो भी समझ सकती थी कि आज आयुष को अंजलि की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो फिर किसी दिन अंजलि से मिल लेगी। वैसे अंजलि आयुष को सुलाने के बाद तो शूद्र के साथ ही रहने वाली है। आज रात वो ज़रूर ट्राई करना जो मैंने तुझे दिया था। मैं सच कहती हूँ, वो और भी ज़्यादा मज़ा बढ़ा देगा। जिया की बात सुनकर अंजलि का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया था। अंजलि जब जिया से मिलने पार्क गई थी तो जिया उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। उसने जिया का दिया गिफ्ट देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। जिया ने अंजलि को ट्रांसपेरेंट मिनी नाइट दी थी। अंजलि ने तो उसे छुपा दिया था, लेकिन अब उसे डर था कि कहीं वो शूद्र के हाथ ना लग जाए। अंजलि तो जिया के दिए उस गिफ्ट के बारे में भूल ही गई थी। जिया की बात सुनते ही उसे याद आ गया कि उसने तो वो नाइट ड्रेस अपनी अलमारी में ही रख दी थी। वो जानती थी कि वो जगह सेफ नहीं थी, क्योंकि अगर शूद्र ने अलमारी खोली तो उसे वो नाइट ड्रेस मिल जाएगी। ये सोचते ही अंजलि थोड़ा हड़बड़ा सी गई। उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और अलमारी की तरफ चली गई। उसने जल्दी से अपनी अलमारी खोली और वो बैग निकाला जिसमें वो नाइट ड्रेस पड़ी हुई थी। अंजलि ने अभी वो नाइट ड्रेस अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। वो जैसे ही उसे दोबारा बैग में डालकर उसे छुपाने के लिए पीछे मुड़ी, अचानक से रूम का दरवाज़ा खुल गया। सामने वाले शख्स को देखकर वो एकदम से नर्वस हो गई थी, क्योंकि दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि शूद्र खड़ा था। देखते ही अंजलि ने वो नाइट ड्रेस का बैग अपने पीछे छुपा लिया। तुमने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले? शूद्र ने रूम के अंदर आते हुए अंजलि से पूछा। हाँ, वो मैं मेकअप रिमूव कर रही थी और फिर मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, इसलिए मैं बस जा ही रही हूँ। कपड़े बदल ले, अंजलि ने थोड़ी घबराहट के साथ शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि की हार्ट बीट इस वक्त काफ़ी तेज हो गई थी। वो शूद्र को देखकर बेहद घबरा गई थी कि कहीं उसकी नज़र उस बैग पर ना पड़ जाए। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर शूद्र उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने अंजलि के गाल को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना? अंजलि उस उड़े हुए रंग को देखकर शूद्र को लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो गया था। नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंजलि ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। अंजलि अपनी बेचैनी छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितनी कोशिश कर रही थी उतनी नाकामयाब हो रही थी। उसने जल्दी से उस बैग को अलमारी में रखने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में वो बैग उसके हाथ से छूट गया और वो नाइट ड्रेस बैग से निकलकर बाहर गिर गई। ये देखकर अंजलि की तो सांसें ही सूख गई थी। वो अपनी जगह पर जम सी गई।
वही शूद्र उस नाइट ड्रेस को आंखें सिकोड़ कर देख रहा था। वो रेड कलर की ट्रांसपेरेंट मिनी नाइटी थी। शूद्र ने झुककर उस नाइटी ड्रेस को उठा लिया और फिर अंजलि की तरफ देखने लगा। ये सब क्या है अंजलि? शूद्र ने अंजलि को एक आईब्रो उठाते हुए अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। ये मुझे जिया ने दिया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती ये पकड़ा दिया। वो लड़की पागल है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। अंजलि ने एक सांस में ही पूरी बातें शूद्र के आगे रख दी थी। उसकी आंखों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराहट नज़र आ रही थी। अंजलि को आज से पहले कभी भी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो बस कहीं अपना मुंह छिपा ले, लेकिन वो इस वक्त ऐसा नहीं कर सकती थी। अंजलि को ऐसा करते देख शूद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। उसने अंजलि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लेट्स ट्राई टुनाइट। शूद्र की बात सुनकर तो अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उसके चेहरे पे शर्म साफ नज़र आ रही थी। उसके गाल पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसने शूद्र की तरफ पीठ कर ली और अलमारी की तरफ मुड़कर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। डार्लिंग, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं तो वैसे भी तुम्हें बिना कपड़ों में देख चुका हूँ, तो फिर अब मेरे सामने ट्रांसपेरेंट कपड़ों में आने में कैसी शर्म? शूद्र आगे झुककर अंजलि की गर्दन पर अपने ओंठ रखते हुए बोला। शूद्र जी, आप बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं। अंजलि ने शर्माते हुए कहा। बेशर्म भी तुमने ही बनाया है। मैं तो एक कोल्ड हार्टेड इमोशंसलेस आदमी था, लेकिन तुमने मुझे एहसास कराया कि मेरे अंदर एक दिल है, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। शुद्ध अंजलि के कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला। किसने कहा आपको ऐसा कि आपके अंदर दिल नहीं था, इमोशंस नहीं थे? अंजलि ने एकदम से शूद्र की तरफ पलटते हुए कहा। इस बात का जवाब तुम खुद भी जानती हो अंजलि कि इस शहर में मुझे किन किन नामों से बुलाया जाता है। हार्टलेस, हार्ट्रेड, बेस्ट, गॉड ऑफ किलिंग और न जाने क्या क्या। फिर भी तुम मुझसे पूछ रही हो? शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। शूद्र की बात सुनकर अंजलि ने शूद्र के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और कहा, लोग ये सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं हैं। वो जिसे जानते हैं वो तो बिजनेसमैन शूद्र सूर्यवंशी है, लेकिन जिस इंसान को मैं जानती हूँ वो अपने बेटे से बेहद प्यार करता है और प्यार के लिए दिल होना ज़रूरी है। इसी इंसान ने बिना मुझे जाने कितनी बार मेरी मदद की है और किसी की मदद करने के लिए भी दिल होना ज़रूरी है। और हम किसी की मदद तभी करते हैं जब हमें उसके दर्द का अंदाज़ा हो। दर्द महसूस करने के लिए भी इमोशंस का होना ज़रूरी है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं शूद्र जी। आपके भीतर दिल भी है और उस दिल में ढेर सारा प्यार भी। अंजलि की बात सुनकर शूद्र की आंखें भर आई थी, क्योंकि आज तक कभी शूद्र को किसी ने ऐसा महसूस नहीं कराया था। शूद्र को लगता था कि इस दुनिया में उसे समझने वाला कोई था ही नहीं। वह जानता था कि बिजनेस की दुनिया में राज करने के लिए एक इंसान को अपनी पर्सनालिटी पावरफुल दिखानी पड़ती है, लेकिन अंदर से शूद्र काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। शूद्र का गुस्सा सिर्फ उन लोगों पर निकलता था जो बेहद गलत होते थे। उसने आज तक किसी बेगुनाह की जान नहीं ली थी। वही अंजलि जैसी सीधी साधी लड़की ने शूद्र के दिल का मोह लिया था। अंजलि
बड़ी प्यार भरी निगाहों से शूद्र को देख रही थी। दूसरी तरफ शूद्र की आंखों में प्यार के साथ साथ हैरानी भी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अंजलि जैसी लड़की नहीं देखी थी। बाकी लोगों की तरह शूद्र को भी हमेशा से यही लगता था कि लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं। आज की दुनिया में कभी भी कोई लड़का किसी लड़की से सच्चा प्यार नहीं कर सकती थी, जिस वजह से शूद्र ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को आने ही नहीं दिया था। लेकिन अंजलि को देखने के बाद उसके दिल ने उसे सोचने का एक मौका तक नहीं दिया था और वो बस उसकी तरफ खींचा चला गया। तो आगे से ऐसा मत कहना कि आपके पास दिल नहीं है, अंजलि ने शूद्र के माथे पर किस करते हुए कहा। शूद्र अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने अंजलि के ओंठों पर अपने ओंठ रख दिए। उसने अपने सारे इमोशंस उस किस में डाल दिए थे। लगभग 10 मिनट बाद शूद्र ने अंजलि को छोड़ा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी उन्हें आयुष की आवाज़ आई, जो शूद्र को ढूंढते ढूंढते कमरे में आ गया था। डैड, भूख लगी है, आयुष ने एक मासूम सी आवाज़ में कहा। अंजलि और शूद्र पहले से ही एक दूसरे से अलग होकर खड़े थे। दरवाजे की आहट सुनते ही शूद्र जल्दी से अंजलि से पीछे हट गया और आयुष की बात सुनकर उसके पास आ गया। उसने आयुष को अपनी गोद में उठा लिया। चलो हम दोनों किचन में चलकर तैयारियां करते हैं। तुम्हारी आंटी कपड़े चेंज करके नीचे आ जाएंगी। शूद्र ने आयुष की गाल पर प्यार से किस करते हुए कहा और फिर अंजलि की तरफ देखकर रूम से बाहर निकल गया। अंजलि ने भी जल्दी से कपड़े चेंज किए और नीचे किचन में आ गई। आयुष सेल्फ पर बैठा ब्रेड जैम खा रहा था और शूद्र इस वक्त सब्जियां काटने में बिजी था। अंजलि ने आगे आकर देखा तो शूद्र ने पास्ता उबालने के लिए स्टोव पर चढ़ा रखा था। आंटी, आप भी खाओ। आयुष अपने हाथों में बड़ा ब्रेड अंजलि की तरफ करते हुए बोला। नहीं बेटा, तुम खाओ, आंटी डिनर बनाने में डैड की मदद करेंगी। अंजलि ने प्यार से आयुष के बालों को सहलाते हुए कहा। अंजलि जल्दी से शूद्र के पास चली गई और देखने लगी, जो इस वक्त पास्ता बनाने के लिए सब्जियां काट रहा था। ये क्या, आप पास्ता बना रहे हो? आयुष ने आज लंच भी नहीं किया है, ऐसे में उसे पास्ता खिलाना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए सब्जी रोटी बना लेती हूँ, आप पास्ता भी बना लीजिए। अब बॉयल तो कर ही दिया है, अंजलि ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, जैसा मेरी डार्लिंग बोले, शूद्र ने हल्के से अंजलि के गाल पर किस करते हुए कहा। आप क्या कर रहे हो? आयुष देख रहा है, वो क्या सोचेगा? अंजलि ने 2 कदम पीछे लेते हुए कहा। कुछ नहीं कहेगा, पीछे देखो, वो किचन में नहीं है। शूद्र अंजलि की तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए बोला। अंजलि ने जब पीछे देखा तो आयुष वहाँ पर नहीं था। वो तो पहले ही शायद लिविंग रूम में टीवी देखने के लिए चला गया था। आयुष को वहाँ न पाकर अंजलि ने चैन की सांस ली। शूद्र ने अंजलि के पीछे खड़े होकर उसे पीछे से हक कर लिया। अभी नहीं, अभी हम खाना बनाएंगे। आयुष को भूख लगी है, इसलिए अपना ध्यान खाना बनाने पर रखिए, अंजलि ने शूद्र को समझाते हुए कहा। ओके डार्लिंग, अभी तो मैं तुम्हारे कहने पर रुक रहा हूँ, लेकिन रात में कंट्रोल नहीं करूँगा। शूद्र ने अंजलि की गर्दन पर किस करते हुए कहा और उसे छोड़ दिया। इसके बाद वो दोनों ध्यान से खाना बनाने में बिजी हो गए। शूद्र बीच बीच में अंजलि की गाल पर 1-2 किस कर दे रहा था, लेकिन अंजलि उसे बार बार खाना बनाने के लिए कह रही थी। लगभग आधे घंटे बाद खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था और वो दोनों टेबल पर अब खाना लगा रहे थे। आयुष बेटा, आ जाओ, खाना रेडी है, अंजलि ने आयुष को आवाज़ लगाते हुए कहा। आया मॉम,
आयुष ने लिविंग रूम से ही जवाब दिया। अंजलि अपने लिए मॉम शब्द सुनकर काफ़ी खुश थी। वही शूद्र उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने हैरानी भरी आवाज़ में अंजलि से पूछा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आयुष के तुम्हें मॉम बोलने पर? ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरा बेटा है। जब भी वो मुझे मॉम बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंजलि ने एक स्माइल के साथ शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। उन तीनों ने बड़े प्यार से एक साथ डिनर किया और फिर अंजलि आयुष को लेकर उसके रूम में चली गई। आज सिर्फ अंजलि ही वहाँ नहीं थी, बल्कि शूद्र भी आयुष के साथ उसके कमरे में था। शूद्र ने आयुष को अपनी बाहों में ले रखा था और उसकी पीठ सहला रहा था और अंजलि वही पास में लेटी आयुष को कहानी सुना रही थी ताकि वो सो जाए। उसको आज काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि अंजलि और शूद्र के साथ रहकर उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम नहीं थी। अंजलि उसे एक मॉम की तरह प्यार करती थी और आज उसके डैड भी उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे थे। कुछ देर बाद आयुष सो गया। अंजलि और शूद्र उसी के साथ उसके दोनों तरफ लेटे हुए थे, उसे थपथपा रहे थे। अंजलि ने हल्के से आयुष के माथे पर किस किया और अपने हाथों में पड़ी किताबें बंद करके टेबल पर रख दी। शूद्र ने भी आयुष के माथे पे किस किया और अंजलि को चलने का इशारा किया। आप जाइए, मैं आयुष के पास ही रुक जाती हूँ, अंजलि ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। अंजलि को अभी भी शूद्र के कहे वो शब्द याद थे जो उसकी बॉडी के शिहरण पैदा कर रहे थे। अंजलि अच्छे से जानती थी कि अगर वो आज शूद्र के साथ रूम में गई तो वो ज़रूर उसे वो नाइटी ड्रेस पहनने के लिए कहेगा। वो बस किसी तरह शूद्र को टालने की कोशिश कर रही थी और ये बात शूद्र भी अच्छे से जानता था। इसलिए उसने दोबारा से अंजलि से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंजलि के पास आकर उसके पीछे बेड के पास खड़ा हो गया। अंजलि अभी बेड पर लेटी हुई थी। वो शूद्र से कुछ कहने ही वाली थी कि शूद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंजलि के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था क्योंकि वो जानती थी कि अब शूद्र की पकड़ से छूटना उसके बस में नहीं था। शूद्र उसे अपने साथ उसके रूम में ले गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। शूद्र जी, उतारिए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? अंजलि ने शूद्र के कंधे पे मारते हुए कहा। तुम्हें छोड़ देने के लिए थोड़ी तुम्हें उठाकर लेकर आया हूँ, शूद्र ने एक डेविल स्माइल के साथ अंजलि से कहा। अंजलि शूद्र का मतलब अच्छे से जानती थी। शूद्र ने अंजलि को वॉशरूम के दरवाजे के सामने लाकर छोड़ दिया और खुद अलमारी से उसका बैग लेकर आया। पहन कर आओ इसे, शूद्र ने अंजलि के बैग थमाते हुए कहा। अंजलि अपनी जगह पर जमी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। उसने सच में अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। डार्लिंग, एक बार पहन लो, मुझे तुम्हें इस नाइट ड्रेस में देखना है। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं करोगी? शूद्र ने अंजलि के चेहरे पर आए बाल उसके कानों के पीछे करते हुए कहा। अंजलि को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन वो शूद्र को ना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि शूद्र ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। इसके बाद वो वैसे भी अपने काम को शूद्र को सौंप चुकी थी। उसने चुपचाप हाँ में गर्दन हिला दी और वॉशरूम के अंदर चली गई। अंजलि को अंदर गए हुए लगभग 20 मिनट हो गए थे, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ शूद्र बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। अब तक शूद्र भी कपड़े चेंज करके आ चुका था, लेकिन अंजलि वॉशरूम से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। डार्लिंग, मैं जानता हूँ तुमने चेंज कर लिया है, तो अभी के अभी वॉशरूम से बाहर निकलो, वरना मैं खुद अंदर आ जाऊँगा, शूद्र ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा।
शूद्र के कहने के 1 मिनट बाद ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया और अंजलि बिल्कुल लाल चेहरे के साथ वॉशरूम से बाहर निकली। अंजलि ने इस वक्त अपनी फ्रेंड जिया का दिया हुआ ट्रांसपेरेंट मिनी नाइटी पहन रखा था, जिसमें से उसके इनर वियर्स और बाकी स्किन साफ दिख रही थी। अंजलि ने इस वक्त अपनी बाजू में अपने सीने के आगे क्रॉस करके खुद को छुपा रही थी। शूद्र की नज़रें जैसे ही अंजलि पर पड़ी, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। शूद्र ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे दीवार से लगा दिया। शूद्र का एक हाथ अंजलि की कमर पर था और दूसरा हाथ उसने अंजलि के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। उसने अंजलि के हाथ पकड़कर अंजलि के सर के ऊपर दीवार पर लगा दिए थे। अंजलि इस वक्त कांप रही थी। शूद्र उसे ऊपर से नीचे तक गहरी आंखों से देख रहा था। लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आज मैं कंट्रोल नहीं करने वाला, शूद्र ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा और फिर अपने ओंठ उसके ओंठों पर रख दिए। लगभग 10 मिनट के बाद अंजलि अब स्ट्रगल करने लगी थी, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके ओंठों को छोड़कर शूद्र अब अंजलि की गर्दन पर पहुंच गया था। वो उसकी गर्दन को चूम रहा था। अंजलि की सांसें तेज हो रही थी। उसका पूरा बदन शूद्र के हर टच से कांप रहा था। शूद्र जी छोड़िए ना, अंजलि ने भारी सांसों से कहा। आज रात तो नहीं, मैंने तुम्हें किचन में ही कहा था और कुछ देर पहले भी कि आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, शूद्र ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा। शूद्र का हाथ अंजलि की कमर से होते हुए उसके सीने पर आ गया। अंजलि एक बार फिर सिहर उठी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शूद्र ने फिर एक बार अपने होठों को अंजलि के होठों पर रख दिया था। शूद्र उसे काफ़ी शिद्दत से किस कर रहा था। शूद्र का एक हाथ अभी भी अंजलि के हाथों को उसके सिर के ऊपर पकड़े हुए थे और दूसरा अंजलि के बदन के हर हिस्से को ट्रैक कर रहा था। कुछ देर बाद शूद्र ने अंजलि को अपनी बाहों में उठा लिया और बिना किस ब्रेक किए अपने साथ बेड तक ले गया। इस वक्त कमरा सिर्फ चांद की रोशनी से रोशन था। शूद्र ने अंजलि के आने से पहले ही कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी थी। दोनों बेड पर लेटते ही एक दूसरे में खोने लग गए थे। शूद्र ने धीरे धीरे अपने और अंजलि के सारे कपड़े निकालकर फेंक दिए और उसमें खोने लगा। अंजलि उस मनहूस घड़ी को कोस रही थी जब उसने जिया से यह ड्रेस ली थी। पूरी रात शूद्र ने अंजलि को खुद से दूर नहीं होने दिया था। लगभग 4 बजे के आसपास शूद्र ने अंजलि को खुद से दूर किया। हालांकि वो अभी भी अंजलि के मासूम चेहरे को ध्यान से देख रहा था। ना जाने तुम्हें देखकर क्यों खुद पर अपना काबू को खो देता हूँ। अगर तुम इतनी अच्छी और मासूम बनी रही तो फिर भूल जाओ कि शूद्र कभी तुम्हें अपने से दूर जाने देगा। शूद्र ने अंजलि को अपने सीने से लगा लिया और ब्लैंकेट खींचकर खुद को और अंजलि को कवर कर लिया। अंजलि भी नींद में ही शूद्र को हक करके सो गई। पिछली रात शूद्र काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड और जुनून हो गया था, जितना वो कभी नहीं हुआ था। सुबह तक तो अंजलि को काफ़ी तेज़ बुखार आ गया था। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।